ऐ गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। बुझते हुए चंद बासी चरागों तुम्हारे ये काले इरादों की दुनिया हमारी नई पीढ़ी को मोहब्बत बांटकर जाना चाहिए, तो ये लोग नफरत बांटकर जा रहे हैं। इनका खुद का कहीं ना कोई मफाद छुपा हुआ है, ओवैसी का मफाद छुपा हुआ है। कई सारी हो सकता है इनकी जमीनें वक्फ की जो लोग कब्जा करके रखे हुए हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग कब्जा करके रखे, वो सब छीनने वाला है। ट्रांसपेरेंसी आने वाली है, कलेक्टर के पास जाने वाला है, कोर्ट के पास जाने वाला है मामला, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। दो गैर मुस्लिम भाई आ जाएंगे, दो महिलाएं आ जाएंगी, ट्रिब्यूनल का जो एकाधिकार है वो खत्म हो जाएगा। इनकी असलियत सब कुछ बाहर आने वाली है, इसलिए मुसलमानों को वर्गला रहे हैं। इतने सारे लोग वहां विरोध के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ये AIM-PLB आप देख रहे हैं, वो तो हश्र तक की बात कर रहा है कि देख लेना। ये क्यों किया जा रहा है? बुझते हुए चंद बासी चरागों तुम्हारे ये काले इरादों की दुनिया हमारी नई पीढ़ी को मोहब्बत बांटकर जाना चाहिए, तो ये लोग नफरत बांटकर जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है ये रेट्रोस्पेक्टिव बिल नहीं है, यानी कि पूर्व में किसी तरह का कोई निर्माण हुआ उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वो बात बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं। आप सुन लीजिए, अमित शाह रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा। हाँ। किसी की जहां पर मस्जिद है नहीं छीनी जाएगी, किसी कोई रेट्रोस्पेक्टिव हेयर ऑन यहां से पहले नहीं, इसके आगे एक व्यवस्था लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अरे लोग दिखा रहे हैं, ऐसा ही है। देश के गृह मंत्री ने टाइम्स, अरे मुमताज जी बात सुनिए, चिल्लाने से नहीं होता, बात सुनिए, बात सुनिए, जुमला नहीं। देश के गृह मंत्री ने टाइम्स नाउ भारत के कॉन्क्लेव में ये बात कही थी। अरे बात तो सुनिए आप। उन्होंने कहा कि किसी की भी जमीन छीनी नहीं जाएगी, रेट्रोस्पेक्टिव कुछ लागू नहीं होगा। कि वो जो आप कह रहे हैं ना कि पेपर कहां से लाएंगे, रेट्रोस्पेक्टिव कुछ लागू नहीं होगा, इसके बाद की बात है। उसका मतलब ही नहीं समझता, इंटरफेयर करेगा, दिखाएं सारी चीजें बताएं। तो वही तो, अरे गृह मंत्री सामने आकर कह रहे हैं ना, तो मेरे एक बात समझ में नहीं आती। ये मुमताज जो लगातार बोल रहे हैं, एक बात आप बताइए, दर्शकों आप देख रहे हैं, अभी बिल का असल में ड्राफ्ट क्या है दुनिया के सामने आना बाकी है। जेपीसी के बाद वो उसने किस तरीके के प्रारूप में उसको प्रस्तुत किया है। दूसरे देश के गृह मंत्री ये भी कह रहे हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव इसको लागू नहीं किया जाएगा। तो ये अपने हिसाब से पिक एंड चूज करके कुछ एक भ्रम बनाकर दुनिया को और देश को एक गलत संदेश देने की कोशिश क्यों की जा रही है? वक्फ बिल के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी की कौन सी दलील ऐसी है जिसमें आपको दम लगता है इससे मस्जिदें कब्रिस्तान छिन जाएंगे? ये एक विकल्प। दूसरा, ये मुसलमानों के धार्मिक मसले में घुसपैठ है। या फिर तीसरा, बैरिस्टर ओवैसी पढ़े लिखे दिखते हैं लेकिन असल में बहुत बार वो बरगलाने का काम करते हैं। आपकी निगाह में क्या है? बिल्कुल, ये बैरिस्टर ओवैसी बरगला रहे हैं और मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत और गंदा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूंगा, हमारे देश के गृह मंत्री जी कह चुके हैं, और ये हिंदुत्व का जो एजेंडा है, कह रहे हैं ना, हिंदुत्व का ही एजेंडा है, जिसके कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने के बाद भी सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, सबसे ज्यादा मस्जिदें लोग जो आपको सुन रहे हैं वो ये क्यों माने कि आप जो कह रहे हैं वो सही है और ओवैसी जो कह रहे हैं वो गलत है? क्योंकि इनका खुद का कहीं ना कोई मफाद छुपा हुआ है, ओवैसी का मफाद छुपा हुआ है। कई सारी हो सकता है इनकी जमीनें वक्फ की जो लोग कब्जा करके रखे हुए हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग कब्जा करके रखे, वो सब छीनने वाला है। ट्रांसपेरेंसी आने वाली है, कलेक्टर के पास जाने वाला है, कोर्ट के पास जाने वाला है मामला, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। दो गैर मुस्लिम भाई आ जाएंगे, दो महिलाएं आ जाएंगी, ट्रिब्यूनल का जो एकाधिकार है वो खत्म हो जाएगा। इनकी असलियत सब कुछ बाहर आने वाली है, इसलिए मुसलमानों को वर्गला रहे हैं। मुमताज साहब, और आपने क्यों, जो लोग शांत हैं आपके साथ पैनल में, उनको बोलने का मौका नहीं देंगे क्या? आप चश्मा लगा के आ गए, काली पट्टी बांध के आ गए, मतलब बाकी सबके मुंह में टेप लगा देंगे क्या आप? आप केवल ये बताइए टेक्निकली कहां गलत बोला हूं? कहां गलत है? नंबर 1, जो वक्फ का ट्रिब्यूनल है उसके अंदर स्टेट के हाई कोर्ट का जज बैठता है कि नहीं बैठता है, ये बताइए आप। दूसरी बात, जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कमिश्नर्स ये कंट्रोल करने लगेंगे, डिसीजन मेकिंग में आएंगे, तो इस देश के जो पॉलिटिकल हेड्स हैं ये उस वक्फ की प्रॉपर्टी को खाएंगे और संघ इस जमीन पे जो वक्फ की है कब्जा करना चाहता है, आप जैसे लोगों को मोहरा बना करके, और आप मोहरा बन रहे हैं।
जब सुनिए, जब इंद्रेश जी ने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का संचालन किया, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा था। लोगों को लगा कि संघ मुसलमानों को लेकर के चलेगा, इस देश का हिस्सा मानेगा। जो डिविजिवनेस आप लोगों में 1947 के पहले से थी वो नहीं होगी। लेकिन हम डिसअपॉइंटेड हैं, सब विवेक श्रीवास्तव जी को इतना सारा मालूम है, सिर्फ मुसलमानों में से उन चंद लोगों को लेकर के मोहरा बना। नहीं, अरे ये बताइए सर, मैं अब जरा मैं आपसे मुखातिब हूं, हारिस साहब से बात करने दीजिए मुझे। आपने बता दिया सर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव है असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन। आप मैं दावा करता हूं, बस आपने बोल दिया, मेरी बात सुनिए। अगर आप पूरी दुनिया में राष्ट्रीय कोई भी आप मेरा उत्तर सुनिए, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है उसमें। मेरा उत्तर सुनिए, आप जब तक मैं बता रहा हूं एक्सेप्टेबिलिटी है कि नहीं है, नहीं सुनाएंगे। ये उत्तर ही नहीं सुनना चाहते हैं। ये राष्ट्रीय पूरी दुनिया में आपने कहा है तो आप बात क्यों नहीं सुन रहे? बात सुनिए, हाँ बोलिए। पूरी दुनिया में जी मुसलमान फिरकों में बटा हुआ है, सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी और तमाम अहले हदीस। इन सबको एक मंच पर लाने का काम लखनऊ सम्मेलन में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच माननीय इंद्रेश जी की कयादत में हुआ। नहीं तो आज भी सुन्नी शिया के नाम पर दंगे और फसाद होते हैं। ये काम संघ ने किया, ये काम माननीय इंद्रेश कुमार जी ने किया। और हमें गर्व है इस बात का कि हम हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, माओवाद, इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर झांगवी और बोको हराम संगठन के सदस्य नहीं है जो देश को तोड़ता है। हम अखंड भारत को मानने वाले आरएसएस के यदि सदस्य हैं। नहीं, ये समस्या ये है। हम इस्लाम ऐसे नहीं मुमताज भाई, ऐसे नहीं, प्लीज आपके पास आऊंगा मैं, आपके पास आऊंगा। मेरे को एक बात ये समझा दीजिए, मेरे को एक बात ये समझा दीजिए कि अगर संविधान के हिसाब से कोई कदम उठाया जाता है तो संविधान की ही दुहाई देने वाले लोग उसको हजम क्यों नहीं कर पाते? 15 मिनट की बात करते हैं, लेकिन संविधान के हिसाब से कोई कदम उठाया जाता है उनको हजम नहीं होता, क्यों सर? वो बिल इलीगल। एक सेकंड, ठीक है, बोलिए। आपकी आखिरी बात से मैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। आपने 15 मिनट की बात की। मैं हुकूमत से सवाल करता हूँ कि जिस शख्स ने 15 मिनट की बात की थी वो अब तक जेल के सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? ये साजिश है। मैं कहता हूँ कि जो भी संविधान को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है हम उसकी हिमायत नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, वक्फ के हवाले से बहुत फैज साहब की बातों को के हवाले से मैं एक चीज़ ये बता दूं कि मेरा सवाल कुछ और था, आपने जवाब कुछ और दिया। नहीं, मेरा सवाल ये था कि 15 मिनट वाले लोगों को संविधान के तौर से उठाए जाने वाले कदमों से होने वाला कोई काम गवारा क्यों नहीं होता? मैं इसी का तो जवाब दे रहा हूं। जिसने 15 मिनट कहा, मैं तो कहता हूं कि जिसने 15 मिनट कहा और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है उसे मेंटेलिटी का सवाल है सर, मेंटेलिटी का सवाल है कि वो लोग नहीं हिमायत नहीं करता। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वक्त के हवाले से, अगर आप सुनना चाहें तो वो सुन लीजिए। हम उनके पीछे नहीं खड़े हैं, हम जो कहना चाह रहे हैं हम अपनी बात मैं एक लाइन में कह दूं, अगर आप सहमत हो तो बोलिएगा। जी बताएं। माय वे और हाईवे, या तो मेरे तरीके से या फिर मैं कुछ नहीं चलने दूंगा, भले ही वो देश की संसद कहे, वो देश का संविधान कहे। क्या कुछ लोग इस पर अकीदा नहीं रखते? मैं समझता हूं कि किसी भी आपका तो पूरी अनार्की राइट है। आप नहीं, आपकी अनार्की राइट है, लेकिन हाईजैक नहीं होने दूंगा। ये कुछ भी कहें, आप मुझसे मुखातिब रहिए। मैं समझता हूं कि संविधान जिन चीजों की इजाजत देता है उस दायरे में रह करके अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रख रहा है तो गलत नहीं है, और अगर संविधान के विपरीत जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि कानून के दायरे में उसको सजा दे। अब सवाल ये है फैसला, इसी वजह से मैं वक्त के हवाले से ये अगर जो लोग गड़बड़ झाला कर रहे हैं, जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज हड़प ली हैं, क्या उनके कोई दस्तावेज भी आए कि इन्होंने ये प्रॉपर्टी हड़प ली है? ये देखिए दस्तावेज, ये ओवैसी साहब हैं, इनको इसलिए डर लग रहा है क्योंकि इन्होंने यहां पे हड़पी हुई है जमीन, इनको लग रहा है कि जैसी ट्रांसपेरेंसी आएगी इनके हाथ से निकल जाएगी, ये इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। या आप भी मनगढ़ंत तरीके से कुछ भी कह देते हैं? देखिए, बहुत सारे पेपर्स ऐसे भी हैं, मुझे पता होता तो मैं यहाँ पर लेकर आता, क्योंकि हमारे जो एडवोकेट्स की टीम है, एडवोकेट शिराज कुरैशी साहब, उन्होंने सारा अध्ययन किया और हैदराबाद जाके भी किया है और सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। मैं अगले शो में या फिर मंगा के आपको दिखा दूंगा। ये है, लेकिन नहीं, सरकार क्या कर रही है? हम यहाँ बैठकर क्या कर रही है? एक्टिविटी देखकर, यार सुन लो बात को, उनकी एक्टिविटी देखकर, क्योंकि सरकार मौजूदा तरीके, मुमताज जो कह रहे हैं, मुमताज जो कह रहे हैं, वो मुमताज आप जो मुमताज आपका तरीका प्रोवोकेटिव है। सुनते नहीं हो आप लोग। फैज उधर से ये कहा जा रहा है कि क्या मौजूदा व्यवस्था में क्या एजेंसियों के पास
गवर्नमेंट के पास ये ताकत नहीं है कि अगर गड़बड़ हो रहा है तो उसको जाके पकड़ सकें, उसको जाके दिखा सकें? क्या उसके लिए अमेंडमेंट्स ही जरूरी है? मैं बता रहा हूं इस बात का जवाब दे रहा हूं। एक चोर को पकड़ लें, एक चोर को पकड़ लें या उसके बॉस को पकड़ लें जो सबको चोरी सिखा रहा है, तो हम एक चोर को नहीं पकड़ रहे हैं, उस बॉस को पकड़ने के लिए अमेंडमेंट ला रहे हैं कि ये सारा गोरख धंधा खत्म हो जाए।